हमने बहुत बात करी, राइट? आपने इतना काम किया है, एंड जब आप रिटेल में काम करते हो ना, आप उस बैकग्राउंड से आते हो, तो पहले लोगों का परसेप्शन होता है कि मैं मैनेजर हूँ, यहाँ से आया हूँ। बट आप रिटेल में काम करोगे एफएमसीजी में, तो आपको हर कुछ करना पड़ेगा। आपको गत्ते भी उठाने पड़ेंगे, आपको ट्रक में माल लोड करवा के भी जाना पड़ेगा। एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी आप बता रहे थे, 2 इंसिडेंट थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताओ कि क्या एग्जैक्टली में हुआ था वो इंसिडेंट। श्योर। तो ये 2 इंसिडेंट्स हैं। पहला, जब मैं नेस्ले में काम करता था, दिवाली का दिन था। तो मैं बहुत दिनों से एक बड़ा रिटेल स्टोर था, मैं उसको क्रैक करने की कोशिश कर रहा था फॉर सम प्रोडक्ट्स ऑफ नेस्ले। तो उस दिन दिवाली के दिन हमारा हाफ डे था। छुट्टी तब भी नहीं थी, एफएमसीजी में होती नहीं। तो हाफ डे खत्म हो गया था, 3-4 बज चुके थे, और उस रिटेलर का मुझे कॉल आया कि यार मुझे ये स्टॉक चाहिए। और जो मेरा कॉम्पिटिटर था उसके सेल्समैन जा चुके थे दिवाली मनाने, ठीक है, और मेरे भी जा चुके थे क्योंकि हाफ डे था। बट उसको वो स्टॉक चाहिए था और बहुत अर्जेंट चाहिए था। तो मैंने स्टोर से वो स्टॉक निकाला, गाड़ी में, अपनी पर्सनल गाड़ी में वो पेटियां लोड करी, मैं उस रिटेलर के पास चला गया और उसकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उस दिन जो ट्रस्ट बना ना उसका मेरे ऊपर, उसके अगले दिन से मुझे उसको कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। कॉम्पिटिटर का जो वो स्टॉक था वो कभी उसने लिया नहीं, और मेरा वो रिटेल काउंटर हमेशा के लिए शुरू हो गया क्योंकि वो रिलेशनशिप बन गया। सेम चीज़ हुई मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम में। देयर वॉज अ बिग यू कैन से रिटेल चेन। हम बुक्स, टाइम्स ऑफ इंडिया बुक्स में भी डील करता था, पब्लिकेशन में करता था। तो शाम को 7-7:30 बजे मुझे कॉल आता है उस रिटेल चेन के ओनर का कि यार मुझे ना ये एक टाइटल है, ये बहुत हॉट सेलिंग है, मुझे इसकी इतने पीसेस अभी अर्जेंटली चाहिए। अब मेरा उस टाइम पे वेयर हाउस बंद हो चुका था, कोई हेल्पर नहीं था, कुछ नहीं था। बट मैंने क्या किया, मैंने गार्ड से बोल के वेयर हाउस खुलवाया, वो टाइटल निकलवाया, बिलिंग खुद से करके गाड़ी में डाल के मैं उनको देकर आया। उससे पहले क्या होता था, मुझे हमेशा ना उनके पास पेमेंट्स के लिए ना बहुत फॉलोअप करना पड़ता था, बैठना पड़ता था, जब जाके वो चेक देते थे। इस इंसिडेंट के बाद ना जब मैं जाता था, मेरा चेक सबसे पहले बन के पड़ा होता था और बाकी लोग वेट कर रहे होते थे। तो एक रिलेशनशिप बना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो बियॉन्ड आप बोलो स्ट्रैटेजी होती हैं, जो पर्सनली आती हैं सेल्स में, जहाँ आपका रिलेशनशिप बनता है, ट्रस्ट बनता है, उससे आपको बहुत फायदा होता है। अब अभी हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, रिटेल की बात करी, नेस्ले की बात करी, अपनी कंपनी बनाई, इतनी अच्छी चला भी रहे हो, राइट? बट मुझे लगता है जो एम्पैथी वाली बात है, कहीं ना कहीं वो आपके रूट से आते हैं, जो आपका संस्कार रहा है, संस्कार की भी अभी हमने बात करी, जो आपका कल्चर रहा है जी। तो जहाँ से आप आते हो वो चीज़ हमेशा याद रहती है। पर फिर भी ग्राउंडेड रहना, वहाँ से उठ के फिर इतनी सारी चीज़ें करना, फिर भी उस ग्राउंड पे रहना कि यू नो हु यू आर, आप कहाँ से आते हो, आपने क्या बिल्ड किया है। तो वो सबसे पहले उस कल्चर के बारे में बताओ कि कितना हेल्प करता है। अगर आप छोटे शहर से आते हो, ऑब्वियसली आपने अचीव किया है, लेकिन वो एम्पैथी साथ में मेंटेन करके रखना, अपने आप को अच्छा इंसान बना के रखना कितना डिफिकल्ट होता है। कैसे किया आपने, थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में। जी। तो मैं पैदा तो दिल्ली में ही हुआ था, मेट्रो सिटी में, बट ऑब्वियसली वी वर वेरी मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमने वो चीज़ें देखी हैं, वो प्रॉब्लम्स फेस करी हैं ग्राउंड लेवल पे। तो बचपन से एक स्कूटर पे 3 लोग जा रहे हैं, वो सब हमने देखा हुआ है। तो वो चीज़ें अगर आप याद रखो कि आप कहाँ से आए हो, आपने किस टाइम से कहाँ से शुरू किया है, आप चाहे कुछ भी अचीव कर लो, अगर वो आप याद रखोगे ना तो आप हमेशा ग्राउंडेड रहोगे। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि मेरे पापा की जो जॉब थी उसमें हम लोग ने काफ़ी उनको ट्रांसफ़र हुए, तो मैंने बहुत जगह पे मैं रहा हूँ। राजस्थान में भी मैं काफ़ी टाइम रहा, तो बहुत सारे कल्चर्स देखे। फिर मैं हॉस्टल चला गया, तो वहाँ पे उस हॉस्टल में पूरे हिंदुस्तान के बच्चे थे, तो हर कल्चर के बच्चे थे। उनसे दोस्ती करी, सीखा, तो समझ आई कि यार दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, हर तरीके के लोग हैं, उनके साथ कैसे एडजस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आई और एम्पैथी वहीं से सीखी, क्योंकि वहाँ पे सब साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, तो सबकी हेल्प भी हुई, आपस में ही करनी है। वहाँ से एम्पैथी सीखी, फैमिली से सीखी। सो एवरी फाउंडर इज स्कैर्ड ऑफ मैरिंग समवन राइट नाउ। बताता हूँ अभी सबका ना, आप जिससे भी बात करोगे उनका ये सोच है कि मैं तो ये काम करता हूँ, 24 घंटे बिजी रहता हूँ, सामने वाला पर्सन मेरे को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। तो वो सेम मेंटेलिटी वाले लोग मिलना मुश्किल हो जाते हैं। तो सबको डर है कि मैं उससे बेहतर है कि अकेले रहूँ। सो लाइफ पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, राइट? सो मैं भी आपकी वाइफ का देखता रहता हूँ, अपडेट्स सी पोस्ट एवरीथिंग अबाउट सर्विस, जो जो चीज़ें हो रही है, तो बहुत सपोर्टिव दिखता भी, ऑनलाइन भी ऑब्वियसली, ऑफलाइन रहा ही होगा। सो कितना सपोर्ट रहा है और कितना इंपॉर्टेंट होता है वैसे पार्टनर मिलना जो आपकी सोच से मैच खाते हों, और जर्नी कितनी आसान हो जाती है उससे। देखो, जर्नी दोनों तरीके की हो सकती है, आसान भी हो सकती है और मुश्किल भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका पार्टनर कितना सपोर्ट करता है और कितना आपके विजन को समझता है। मेरे केस में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पार्टनर ने तो उल्टा मुझे और ज़्यादा पुश ही करा है टू टेक अ लीप एंड ये जर्नी जीने के लिए, ठीक है। मेरे पास एक टाइम पे कुछ डाउट्स थे कि मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करूं या स्टार्टअप शुरू करूं, वो डाउट्स आ रहे थे।
जबकि मैं चाहता था करना, बट शी वॉज द वन जिसने मेरे को सपोर्ट किया, पुश किया कि यार अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ठीक है, एक ही लाइफ है, लेट्स डू इट, जो भी करना पड़ेगा करेंगे, बट ये अपॉर्चुनिटी तुमको नहीं छोड़नी चाहिए, यू शुड गो फॉर इट। तो वो सपोर्ट मेरे पास हमेशा था और आज भी है। अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो वो मेरे को सपोर्ट कर रही है, फाइनेंशियली भी होती हैं काफ़ी चीज़ें जो शुरुआत में हुई, अब इमोशनली होता है, देन शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, तो आइडियाज़ एक थर्ड पर्सपेक्टिव मिलता है फाउंडर्स के अलावा, बाहर का पर्सपेक्टिव देना कि यार ऐसे नहीं, तुम लोग ये ठीक कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो सपोर्ट तो मेरे पास है। अभी कोई बच्चा 19-20 साल का है, कॉलेज में है, अगर उसको सेल्स में आना है, सबसे अच्छा सेल्समैन बनना है, सबसे अमीर सेल्समैन बनना है, सबसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, क्या करे वो कॉलेज से निकलने के बाद? 2-4 स्टेप आप बताओ, पहला स्टेप क्या होना चाहिए और अच्छा सेल्समैन, बड़ा सेल्समैन कैसे बन सकता है? तो मुझे लगता है कि शुरुआत में ना कोई अच्छी से कंपनी ज्वाइन करें जहाँ पे कि सेल्स फंक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कोशिश करें कि वहाँ पे वो किसी भी तरीके से एंट्री ले पाए। उससे क्या होता है कि आपको इनिशियली ही समझ आने लगता है कि सेल्स के अच्छे प्रोसेसेस क्या हैं, सिस्टम्स क्या हैं, कैसे सेल्स होती है, ठीक है, एंड वो पेड है, आपको उसके लिए पैसे देने नहीं, मिल ही रहे, राइट, ठीक है। तो गेट इनटू समथिंग बिग, बड़ी कंपनी, थोड़ी चैलेंजिंग चीज भी बहुत चैलेंजिंग होता है, बिल्कुल होता है वो, चैलेंजिंग चीजें उठाओ, आप खुद के लिए चैलेंज लो, बिल्कुल। आपको चैलेंज लेना है, आपको आगे बढ़ना है, तो ये चैलेंज आपको लेना पड़ेगा। आप ये MBA करके या कोई अच्छा कोर्स करके आप ये सोचो कि मैं यार एक मैनेजर की नौकरी ले लूँ, अगर आपको सेल्स में आना है तो वो वर्क नहीं करेगा जब तक आप ग्राउंड लेवल पे खुद से काम नहीं करोगे, क्योंकि आप मैनेजर जब बनोगे ना तो आपके नीचे जो लोग होंगे वो आपको जो रियलिटी बताएंगे ना, आपको सच में अगर पता नहीं होगी कि फील्ड पे क्या हो रहा है ना, तो आप रोज बेवकूफ़ बन जाओगे। तो आपको ग्राउंड पे जाना है, सीखना है, इसको एज अ चैलेंज लेना है, एज अ वो नहीं लेना है कि यार मैं क्यों करूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं खुद MBA करने के बाद मैं जब गया तो मैं 40-40 काउंटर्स मैं विजिट करता था एक दिन में, जस्ट बिकॉज कि वो मुझे नॉलेज चाहिए। तो जब मैं मैनेजर बना तो जब मेरे नीचे वाले लोग मुझे आके कुछ बताते थे, सर वो वाला काउंटर जो है ना वहाँ से आज स्टॉक नहीं लिया या वहाँ सेल नहीं हो रही है, तो मैं उसको पर्सनली मैं फ़ोन उठा के बोलता था, हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ, मैंने वो काम किया है। तो सबसे अच्छा है ग्राउंड पे काम करो, पहले समझो और अच्छी कंपनी में करो ताकि तुम्हें प्रोसेसेस समझ आए, सिस्टम समझ आए, देन आप कहीं पे भी जाओगे तो यू नो कि कैसे काम होता है, तब आपके आइडियाज जब आप दोगे तो सुने जाएंगे। सो अभी ना पर्टिकुलर एक फाउंडर के बारे में एक नैरेटिव चल रहा है कि जब छोटे थे तो ठीक था, बड़े बन गए तो नाउ दे हैव बिकम एरोगेंट, कुछ भी सोशल मीडिया पे लिखे जा रहे हैं, रेदर देन जस्ट कन्फ्रंटिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन ऑफ दिस पीपल जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो IPO का है या एनी XYZ। तो उस पर क्या टेक है आपका? यार इस पे मेरे ना दो टेक हैं, और पहला जो मेरी लर्निंग थी श्री श्री रविशंकर जी से मैंने सीखी थी। उनका एक कॉन्सेप्ट है, डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, ठीक है। तो लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है, उनके अपने ओपिनियंस होंगे, अब आप सबके ओपिनियन सुन के आप बिहेव करना शुरू कर दोगे या रिएक्ट करना शुरू कर दोगे तो आप फुटबॉल की तरह इधर से उधर ही घूमते रहोगे। तो आपको फुटबॉल नहीं बनना है, लोग कहते रहेंगे, आपको पता है आपकी जर्नी क्या है, आपको क्या अचीव करना है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप उसके हिसाब से चलो। तो आई डोंट थिंक कि कुछ गलत है, ठीक है। लोगों की ओपिनियंस तो हमेशा आएंगी, आप अच्छा करोगे तो भी आएगी, बुरे करोगे तो भी आएगी। अगर आप उससे इन्फ्लुएंस होते रहोगे तो हमेशा आप इधर से उधर ही भागते रहोगे। दूसरी चीज, सोना पता है, सोना गोल्ड, राइट, सबसे अच्छा सोना कौन सा होता है, कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट सबसे महंगा होता है, राइट। उसके हम लोग ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी क्यों नहीं बनाते हैं? 22 का ही बनता है उसका, तो 22 का बनता है, दैट इज टू प्योर, बहुत प्योर होता है। हाँ, क्योंकि वो बहुत प्योर होता है और ऑर्नामेंट्स बनाते हैं पहनने के लिए। उसमें दुनिया भर के धक्के मुक्के सब लगता है, डेली यूज होता है, तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर हम 24 कैरेट से बना देंगे। तो उसके धक्के झेलने के लिए दुनिया के थोड़ी सी खोट जरूरी है, उसमें खोट मिलाई जाती है। तो वही जिंदगी है, अगर आप बहुत प्योर रह के जियोगे तो दुनिया आपका बहुत फायदा उठाएगी, ठीक है, आपको बहुत परेशान भी कर सकती है और आप उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट भी हो सकते हो। तो अपने में थोड़ी सी खोट तो होनी चाहिए ताकि आप दुनिया के ओपिनियंस, दुनिया का जो नेगेटिविटी है उससे बच पाएं और टूटे नहीं। तो मैं आई थिंक ही इज ओके। ब्यूटीफुल थॉट। सो पर्टिकुलरली आपके खुद की कंपनी की बात करें तो यू आर अवेलेबल ऑन 15,000 पिन कोड्स एंड 600 प्लस सिटीज में आप काम कर रहे हो, राइट? सो पहले तो क्रैक कैसे किया है, क्या चेंजेस होते हैं सिटी टू सिटी, लोग कितने बदलते हैं, कल्चर कितना बदलता है, और उनको टैकल कैसे करना है जब ब्रांड किसी भी सर्विस में आप हो? तो जब हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो वी स्टार्टेड विद 2 और 3 सिटीज, 2-3 सिटी से हमने स्टार्ट किया था टू वैलिडेट आवर आइडिया, ठीक है। उसमें जो हमारे जो सबसे पहला जो एरिया था वो था ईस्ट का एरिया,
ठीक है, वो सबसे बड़ा एरिया था जहाँ पे जो सबसे नेग्लेक्टेड एरिया था ब्रांड्स से। तो ब्रांड्स नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में काम कर रहे थे, बट ईस्ट नेग्लेक्टेड था। Right. तो हमने वहीं से स्टार्ट किया, वहाँ पे अपना आइडिया वैलिडेट किया और धीरे धीरे वहाँ से एक्सपैंड करके हर रीजन में गए। जो हर स्टेट का आप कह लो या हर रीजन का कह लो, जो कल्चर होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है। कल्चर कस्टमर का भी डिफरेंट होता है। कहीं स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, तो उनके क्वेश्चंस अलग होते हैं, एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। कुछ इंटीरियर्स हैं जहाँ पे एजुकेशन इतनी नहीं है, वहाँ की एक्सपेक्टेशन अलग। वहाँ पे है कि बस आदमी आ जाए, ठीक है। जहाँ पढ़े लिखे जगह हैं या बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये है कि अभी चाहिए तो मेरे टाइम स्पैन में या मैंने जो स्पॉट दिया उसी में आदमी मेरे को चाहिए घर पे। तो एक्सपेक्टेशंस का फ़र्क है, वर्क फोर्स का बहुत फ़र्क हो जाता है कल्चरली, ठीक है। साउथ में अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं, नॉर्थ में अलग तरीके से काम करते हैं। लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा एक बैरियर है जो हमको सॉल्व करना था, जो हमने अब कर लिया है। बहुत सारे हम लोग ट्रांसलेटर्स लेकर आए हैं कंपनी में जो मल्टी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज आते हैं अगर आप पैन इंडिया लेवल पे काम करते हो। यूजुअली लोग बोलते हैं कि जो बेचना का असली काम होता है वो फाउंडर्स का होता है, बट लॉट ऑफ फाउंडर्स आई हैव सीन दे आर स्केर्ड ऑफ सेलिंग। उनको है कि टीम पे लगा दो, खुद वो कभी नहीं आते हैं। उनसे बेहतर आपने प्रोडक्ट बनाया, आपकी सर्विस है, तो आपसे बेहतर उस प्रोडक्ट को कोई समझ नहीं सकता, राइट? फिर भी क्यों डरते हैं वो? देखो, सेल्स जो है ना वो एकदम आपको रियलिटी चेक करवाती है, ठीक है। इमीडिएट रियलिटी चेक अगर आपको कभी कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में चाहिए ना, वो सेल्स में होता है, राइट? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वो आपको क्या बोलते हैं, एक तरीके से ना एक्सपोज करती है सेल्स, ठीक है। आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते क्योंकि सेल्स के टाइम पे आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। पिच डेक बनाना एक पूरा एक प्रोसेस है, आपके पास टाइम है, आप बनाते हो, उसमें क्वेश्चंस सोचते हो, डालते हो, उसके हिसाब से करते हो, राइट? सेल्स इज ह्यूमन, वहाँ पे आपका ह्यूमन इंटरेक्शन आता है और बहुत सारे फाउंडर्स ने वो आज तक किया ही नहीं होता है। अगर आप देखो बहुत सारे फाउंडर्स होंगे टेक बैकग्राउंड से आएंगे, फाइनेंस से आएंगे, उन्होंने हमेशा प्रोसेसेस देखे हैं, ठीक है, सिस्टम्स देखे हैं, स्प्रेडशीट्स देखे हैं, ठीक है, वो सब देखा है। ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम होता है, ये कन्विंसिंग ह्यूमंस उनके पोर्टफोलियो में कभी रहा ही नहीं। तो वो एक डर बैठा होता है और वहाँ पे आपको रियलिटी चेक और रिजेक्शन इमीडिएट होता है। सो दीज आर द थिंग्स जो उनको रोकता है सेल्स के लिए। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है वैसे लोगों के लिए जो मार्केटिंग के बेसिक समझना चाहते हैं, सेल्स के बेसिक समझना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अमेजिंग थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू सो मच।